हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीज़, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एककोशिक जीव कौन सा है। तो निम्न में से एककोशिक जीव कौन सा है, ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है कवक, ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी है वायरस और ऑप्शन नंबर डी है माइकोप्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वायरस। वायरस एक एककोशिकीय जीव होता है। तो वायरस एक ऐसा परजीवी होता है जो किसी सजीव के शरीर में जाके पनपता है। बाहर तो एक मृत अवस्था में पाया जाता है, जबकि ये किसी जीवित शरीर के अंदर जाके पनपता है। तो एककोशिकीय जीव कौन सा है? वायरस। अब हम देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, हीमोफीलिया रोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है बालक को, ऑप्शन नंबर बी है स्त्री को, ऑप्शन नंबर सी है पुरुष को और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी को। तो इनमें से हीमोफीलिया रोग किसको नहीं होता? इनमें से हीमोफीलिया रोग नहीं होता स्त्री को। तो हीमोफीलिया रोग स्त्री को क्यों नहीं होता? क्योंकि स्त्री इस रोग की रोगवाहक होती है, ना कि इस रोग से संक्रमित होती है। तो हीमोफीलिया रोग की रोगवाहक कौन होता है? स्त्री। तो अब हम देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तो मलेरिया रोग का रोग कारक क्या होता है? तो मलेरिया रोग के रोग कारक का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण मलेरिया रोग फैलता है और यह मादा एनाफ्लिज मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। तो मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? मादा एनाफ्लिज मक्खी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से रोग होता है। तो रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है स्टूडेंट्स? पीलिया रोग। इसके ऑप्शंस थे मोतीझरा, मधुमेह, दस्त और पीलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीलिया। पीलिया को हम जॉन्डिस भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला पांचवा क्वेश्चन। तो प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक औषधि के नाम से किसे जाना जाता है? प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस हैं पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन, नियासिन एंड डीपीटी। तो प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक औषधि का नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा रोग फफूंद या कवक के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए दमा, ऑप्शन नंबर बी एथलीट फूड एंड ऑप्शन नंबर सी है खाज और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दमा, एथलीट फूड और खाज, ये तीनों ही रोग कवक या फफूंद के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो दमा रोग किस कवक के कारण होता है? दमा रोग होता है एस्परजिलस फ्यूमिंगेटस के द्वारा और एथलीट फूट होता है टीनिया पेडिस के द्वारा और सर्लोप्टस स्केबिस के द्वारा कौन सा रोग होता है? खाज। तो अब हम देखते हैं आज का सातवां क्वेश्चन। तो आज का सातवां क्वेश्चन इस प्रकार है, किस रोग कारक के कारण मनुष्य में गंजापन हो जाता है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं टीनिया कैपेटिस, ऑप्शन नंबर बी है एस्केरिस स्केबिस और ऑप्शन नंबर सी है टीनिया पेडिस और ऑप्शन नंबर डी है इसका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन का आंसर होगा टीनिया कैपेटिस।
क्या होगा? टीनिया कैपिटिस। अब हम देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन। तो आज का 8वां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथेस के कारण होती है? तो निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथेस के कारण होती है स्टूडेंट्स? इसमें इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर बी अतिसार, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फाइलेरिया। तो फाइलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? हेलमिंथेस के द्वारा। और इसके रोग कारक का नाम क्या है? इसके रोग कारक का नाम होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया फैलाया जाता है। तो अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टीबी के उपचार में सफल होने वाली पहली औषधि कौन सी थी? तो टीबी के उपचार में सबसे पहले सफल औषधि का नाम है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे हैं, ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन नंबर सी है आइसोसाइनाइड, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो टीबी के उपचार में सबसे पहले सफल औषधि कौन सी थी स्टूडेंट्स? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब हम देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये है आज का 10वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए नियासिन, ऑप्शन नंबर बी फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो पेलाग्रा रोग होता है नियासिन विटामिन की कमी के कारण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नियासिन को हम विटामिन बी के नाम से भी जानते हैं। और पेलाग्रा रोग कुपोषण के कारण होने वाला एक रोग है। तो अब हम देखते हैं आज का 11वां क्वेश्चन। तो आज का 11वां क्वेश्चन इस प्रकार है, केरेटोप्लास्टी में किसका प्रत्यारोपण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, कॉर्निया का, ऑप्शन नंबर बी है लेंस का, ऑप्शन नंबर सी है आइरिस का, ऑप्शन नंबर डी है कचाभ ध्रुव का। तो केरेटोप्लास्ट के अंदर कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कॉर्निया। अब हम देखते हैं आज का 12वां क्वेश्चन। तो एक्टिनोमाइसिस किस प्रकार का संक्रमण है? तो एक्टिनोमाइसिस किस प्रकार का संक्रमण है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है वायरल, ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरियल, ऑप्शन नंबर सी है फंगल, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोअल संक्रमण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियल। तो एक्टिनोमाइसिस किस प्रकार का संक्रमण है स्टूडेंट्स? बैक्टीरियल प्रकार का संक्रमण, बैक्टीरिया के द्वारा एक्टिनोमाइसिस होता है। अब हम देखते हैं आज का 13वां क्वेश्चन। तो आज का 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है, कुनेन जो कि सिनकोना पादप से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, तो ये इस पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? ये है आज का 13वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी फल, ऑप्शन नंबर सी बीज, ऑप्शन नंबर डी छाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छाल। तो कुनेन जो मलेरिया की औषधि है, ये सिनकोना नामक पादप से प्राप्त होती है। ये इस सिनकोना पादप की छाल से प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनेन। तो अब हम देखते हैं आज का 14 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि सही कूट का निर्माण करें। तो इस क्वेश्चन में है कि इन डिजीज़ को इनके रोग कारकों से मिलाना है। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो प्लेग रोग किसके द्वारा होता है स्टूडेंट्स? प्लेग होता है बैक्टीरिया के द्वारा, और एड्स होता है विषाणु के द्वारा। तो एड्स का वायरस का नाम है HIV वायरस के द्वारा होता है एड्स, और गंजापन होता है कवक के द्वारा, और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो ये थे इस क्वेश्चन के सही कूट। तो अब हम देखते हैं आज का 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से है,
तो शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले रोग कारक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वे रोग कारक पदार्थ जो हमारे शरीर में बाहर के वातावरण से प्रवेश करते हैं, तो ऐसे रोग कारक क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर ए प्रतिरक्षी, ऑप्शन नंबर बी एंटीजन, ऑप्शन नंबर सी प्रतिजैविक और ऑप्शन नंबर डी इम्यूनिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीजन। एंटीजन ऐसे रोग कारक जो शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं। अब हम देखते हैं आज का 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन इस प्रकार है, फ्रेंच पॉक्स किसे कहा जाता है? फ्रेंच पॉक्स किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस होंगे गोनोरिया, ऑप्शन नंबर बी सिफिलिस, ऑप्शन नंबर सी एड्स और ऑप्शन नंबर डी चिकन पॉक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोनोरिया। तो गोनोरिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसे हम फ्रेंच पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सिफिलिस रोग के रोग कारक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? जो हमने पीछे चैप्टर में देखा था, ट्रेपोनोमा पैलिडस। क्या नाम है सिफिलिस रोग के रोग कारक का? ट्रेपोनोमा पैलिडस, जो कि एक यौन संक्रामक रोग है सिफिलिस। अब हम देखते हैं आज का 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन है, पेनिसिलिन को किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस होंगे पेनिसिलियम नोटेटम, कैलेडोस्पोरियस और ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसाइट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। अब हम देखते हैं आज का 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस प्रकार से है, तो एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिका को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अब हम देखते हैं आज का 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, पोलियो वायरस की वृद्धि कहाँ होती है शरीर में? तो पोलियो वायरस की वृद्धि कहाँ होती है, ये है आज का 19वां क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर ए है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी है बोन मैरो में, ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क में और ऑप्शन नंबर डी है आंत्र मार्ग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंत्र मार्ग में होता है पोलियो वायरस की वृद्धि। तो अब हम देखते हैं आज का 20वां क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। अब हम देखते हैं आज का 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन इस प्रकार है, सूक्ष्म जीव के शरीर में रोग के प्रवेश से रोग के प्रथम लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि क्या कहलाती है? तो जब सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो रोग का प्रथम लक्षण शरीर में प्रवेश करने व रोग के प्रथम लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? ये था आज का 20वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझते हैं कि सूक्ष्म जीव जब शरीर में प्रवेश करता है और जब रोग उत्पन्न करता है और उसके बाद में जब रोग का प्रथम लक्षण प्रकट होता है तो उसके बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है इंसिडेंस, ऑप्शन नंबर बी है इंक्यूबेशन पीरियड और ऑप्शन नंबर सी है आइसोलेशन और ऑप्शन नंबर डी है इन्फेक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट्स इंक्यूबेशन पीरियड। इस बीच अवधि को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। तो अब हम देखते हैं आज का 21वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग वायुजनित रोग नहीं है? तो इनमें से कौन सा रोग वायुजनित रोग नहीं है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खसरा, ऑप्शन नंबर बी छोटी माता, ऑप्शन नंबर सी पोलियो और ऑप्शन नंबर डी तपेदिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोलियो। तो जो खसरा, छोटी माता और तपेदिक हैं वो वायुजनित रोग नहीं है और पोलियो, खसरा, छोटी माता और तपेदिक वायुजनित रोग है, जबकि पोलियो वायुजनित रोग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी
पोलियो। अब हम देखते हैं आज का 22वां क्वेश्चन। गठिया रोग किस पोषक तत्व के उपापचय की गड़बड़ी से होता है? तो गठिया रोग किस तत्व के उपापचय की गड़बड़ी से होता है स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी वसा और ऑप्शन नंबर डी खनिज व लवण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। तो गठिया रोग होता है प्यूरिन नामक प्रोटीन के उपापचय की गड़बड़ी के कारण होता है। कौन सी प्रोटीन के उपापचय की गड़बड़ी के कारण होता है? प्यूरिन नामक प्रोटीन के उपापचय की गड़बड़ी के कारण। अब हम देखते हैं आज का 23वां क्वेश्चन। फाइलेरिया जिसे हम हाथी पांव भी कहते हैं, इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पैरों में सूजन आ जाना, ऑप्शन नंबर बी है वृषण कोषों में सूजन आ जाती है, ऑप्शन नंबर सी है शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो फाइलेरिया में ये सभी इस रोग के लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब हम देखते हैं आज का 24वां क्वेश्चन। तो टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टिटनेस रोग सर्वाधिक प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं आज का 25वां क्वेश्चन। एंटीबॉडीज का निर्माण किन से मिलकर होता है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है इस प्रकार है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है फैट, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी है एंजाइम। तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है स्टूडेंट्स प्रोटीन की कारण। तो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है एंटीबॉडीज़। अब हम देखते हैं आज का 26वां क्वेश्चन। तो आज का 26वां क्वेश्चन है इस प्रकार है प्रोटोजोआ जनित इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है पेचिस, ऑप्शन नंबर डी है काला आजार और ऑप्शन नंबर सी है काला आजार और ऑप्शन नंबर डी है डेंगू। तो डेंगू एक वायरल डिजीज है ना कि प्रोटोजोआ जनित रोग। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया, पेचिस और काला आजार, जबकि डेंगू वायरल डिजीज है। तो अब हम देखते हैं आज का 23वां क्वेश्चन। आज का देखते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन। तो नाको NaCO किस रोग से संबंध रखता है? तो नाको का संबंध किस रोग से है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है एड्स, ऑप्शन नंबर बी है गोनोरिया, ऑप्शन नंबर सी है सिफिलिस और ऑप्शन नंबर डी है तपेदिक। तो नाको जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका संबंध किससे होगा? एड्स से। तो नाको का संबंध एड्स से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एड्स। अब हम देखते हैं आज का 28वां क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का 28वां क्वेश्चन इस प्रकार है संपूर्ण भारत में यूनिवर्सल टीकाकरण का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? तो संपूर्ण भारत में यूनिवर्सल टीकाकरण का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 19 नवंबर 1985, ऑप्शन नंबर बी है 2 अक्टूबर 1985, ऑप्शन नंबर सी है 19 नवंबर 1978 और ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 1978। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 19 नवंबर 1985 ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में यूनिवर्सल टीकाकरण का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? 19 नवंबर 1985 में। अब हम देखते हैं आज का 29 नंबर क्वेश्चन। तो आज का 29 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में कितनी बीमारियों को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया था। किसमें? यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में। अब हम देखते हैं आज का 30वां व अंतिम क्वेश्चन। तो नेशनल टीकाकरण कार्यक्रम में यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सी बीमारी को शामिल नहीं किया गया था? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए पोलियो, ऑप्शन नंबर बी TB, ऑप्शन नंबर सी हैजा और ऑप्शन नंबर
डी टिटनेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैजा। इसमें हैजा रोग को यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था। तो ये था जो हमने पढ़ा था ह्यूमन डिजीज चैप्टर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।